हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करंट वेलोसिटी। बाकीडो मांगा की इस वीडियो में हम बाकीडो मांगा की एंडिंग होते हुए देखेंगे, जिसमें हमें पता चलेगा जैक हानमा के फाइट को लेकर क्या मोटिव्स हैं और वो सबसे ज्यादा ताकतवर क्यों बनना चाहता है। साथ ही हम देखेंगे सुकूने से मैच जीतने के बाद जैक किन किन फाइटर से लड़ना चाहता है। इसीलिए हम जैक हानमा को उन्हें चैलेंज करते हुए भी देखेंगे। मेनली इस एंडिंग वीडियो का मोटिव ये है कि हम इसके बाद बाकी रहन स्टार्ट कर सकते हैं। खैर, पिछली वीडियो में हमने जैक की फाइट सुकूने से होते हुए भी देखी थी, जहां जैक हानमा काफी खतरनाक तरीके से सुकूने से जीत जाता है। मगर हम वहां पर ये भी देखते हैं कि जैक हानमा अपने सभी चाहने वालों से एक बात कहना चाहता था कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और मूड बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। सो बाकीडो मांगा की एंडिंग वाला पार्ट शुरू होता है। हम पहुंचते हैं इंटरनेशनल ताइवान एयरपोर्ट पर, जहां आगे जाने के लिए आम लोग सिक्योरिटी दरवाजे से गुजर रहे होते हैं, जहां उनकी चेकिंग भी हो रही होती है। इसी बीच यहां पर हम जैक हानमा को भी देखते हैं और जैसे ही वो सिक्योरिटी दरवाजे से बाहर निकलता है तभी अलार्म बजने लगता है। साथ में हम देखते हैं कि जैक हानमा इतना ज्यादा लंबा और तगड़ा हो चुका है, इसकी वजह से उसका सर छत से भी टकरा रहा होता है। खैर, इसके बाद सिक्योरिटी जैक को एक कोने में ले जाकर उसकी चेकिंग करने लगती है एक मेटल डिटेक्टर के जरिए, जहां जैसे ही मेटल डिटेक्टर जैक हानमा के फेस पर पहुंचता है वैसे ही उसके चेहरे से मेटल डिटेक्ट होने लगता है, जिसे कंफर्म करने के लिए जैक हानमा पहली बार अपने शानदार टाइटेनियम दांतों को दिखाता है, जिसे देखकर सिक्योरिटी गार्ड थोड़ा डर तो जाते हैं मगर जैक हानमा को यहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद हम पहुंचते हैं टोकुगावा के घर के बाहर, जहां जैक हानमा टोकुगावा के दरवाजा खोलने का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन आते जाते लोग यहां पर जैक हानमा को मुड़ मुड़ कर देख रहे होते हैं। सो इसके बाद जैसे ही टोकुगावा जैक हानमा को देखते हैं वो वैसे ही हैरान होते हुए कहते हैं, जैक तुम इतने बड़े कैसे हो गए? जिस पर जैक मुस्कुराते हुए कहता है, शायद ये कमाल हाना ब्लड का हो सकता है। जिसके बाद आराम से जमीन पर बैठने के बाद टोकुगावा जैक से कहते हैं, जैक तुम तो बैठने के बाद भी बहुत बड़े लग रहे हो। जिस पर जैक कहता है कि बोन लेंथनिंग सर्जरी सिर्फ मैंने पैरों और हाथों में ही की है, लेकिन ऊपरी शरीर या फिर धड़ पूरा वैसा का ही वैसा है। मेरी हाइट 2 मीटर 43 सेंटीमीटर की हो गई है। जिस पर पुराने जख्मों को याद कराते हुए टोकुगावा जैक से कहते हैं, तुम पहले से काफी ताकतवर हो गए हो। उससे पहले तुम्हारी पिटाई तुम्हारे छोटे भाई बाकी से हो रखी है और मोटोबे सेंसे ने भी तुम्हारी बुरी तरह से बेइज्जती की थी। सो जैक तुम इतनी सारी हारों का अब तुम क्या करोगे? और साथ ही तुम्हारा चेहरा भी काफी ज्यादा बदल चुका है। जिस पर जैक कहता है, वैसे ये तो मेरा पास्ट है, लेकिन ये सच है कि ये सब मेरे साथ हुआ था, मैं भूला नहीं हूँ। मैंने इन सभी बातों को वैसे तो भुला दिया था, मगर मैंने अपनी ताकत में काफी ज्यादा इम्प्रूव किया है। मैंने अपनी जॉ की पावर को बढ़ाया है, अपनी काटने की शक्ति को बढ़ाया है। जिस पर टोकुगावा कहते हैं, सो तुम्हारा जबड़ा इतना ताकतवर हो गया है कि इससे तुम्हारा फेस का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। और क्या वो तुम्हारे दांत जो चमक रहे हैं वो सिल्वर के हैं? जिस पर जैक कहता है, सही कहा, मेरा जबड़ा काफी ज्यादा ताकतवर हो गया है, मगर मेरे ये दांत सिल्वर के नहीं हैं, टाइटेनियम के हैं। थैंक्स टू मोटोबे, उन्होंने ही मेरे दांतों को तोड़ा था और इसीलिए मैंने टाइटेनियम के दांत लगवा लिए। जिस पर टोकुगावा आराम से कहते हैं, जैक सच में तुम्हारे अंदर काटने का कीड़ा है। तुम शायद काटने को अलग ही लेवल पर ले जा चुके हो। तुमने पिकल के साथ भी अपने जबड़े का कॉन्टेस्ट किया था। जिस पर जैक कहता है, काटना अब मेरी मार्शल आर्ट बन चुकी है। मैंने पूरी दुनिया घूम ली और अपनी ट्रेनिंग को आखिरी बार ताइवान में पूरा कर लिया। जिस पर टोकुगावा कहते हैं, तुम्हारे कहने का मतलब ये है तुमने आर्ट ऑफ बाइटिंग को मास्टर कर लिया। सुंदर, अति सुंदर। जिस पर जैक कहता है, मैं अपने काटने की टेक्निक को गॉडो द वे ऑफ बाइटिंग कहता हूँ और अभी मैं एक सुमो को काटने की सोच रहा हूँ। खैर, इसके बाद टोकुगावा जैक से कहते हैं, काटने का रास्ता गॉडो, एक जवान आदमी काटने की ताकत को परफेक्ट करना चाहता है, लेकिन काटना बहुत ही सस्ती टेक्निक है। काटने की ताकत को बच निकलने के लिए बच्चे और औरतें ही यूज करते हैं। आखिर क्यों तुम इतनी सस्ती टेक्निक को रिफाइन करना चाहते हो? जिस पर जैक कहता है, इस टेक्निक को परफेक्ट होने में अभी बहुत टाइम है टोकुगावा। आपने कहा काटने की ताकत को सिर्फ बच्चे और औरतें ही यूज करती हैं, मगर इम्पोर्टेंट तो ये है काटने की ताकत को कमजोर से कमजोर भी यूज कर सकता है।
और इसी को काटना कहते हैं। सो मिस्टर टोकुगावा मान लो कि एक फुली ट्रेन्ड फाइटर है जो एक बच्चे को खुद पर हमला करने की 1 मिनट तक पूरी परमिशन देता है, जिसमें वो बच्चा उस फाइटर के साथ कुछ भी कर सकता है। मगर इसके बाद होगा ये कि उस बच्चे के सभी अटैक्स की वजह से उस फाइटर को कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर वो बच्चा 1 मिनट तक उस फाइटर को काटना शुरू कर दे तो उस फाइटर का क्या हाल होगा। अगर वो उसकी गर्दन पर काटता तो शायद वो फाइटर मारा भी जाता। और इसी तरह से औरत के काटने में भी सेम शक्ति होती है। सो मिस्टर टोकुगावा, आप कुछ समझे या फिर नहीं, काटना मैनकाइंड का अल्टीमेट वेपन है। जिस पर टोकुगावा कहते हैं, देखो जैक, मैं समझ गया, लेकिन तुम क्या मुझे कुछ करके दिखा सकते हो। और ऐसा सुनते ही जैक एक गिलास पानी मंगवा लेता है, जिसके बाद जैक हानमा अपनी जेब से यूट्यूब से कमाए $1 को निकालकर अपने मुंह में डालकर चबाने लगता है। जिसके कुछ सेकंड के बाद जैक उस चबाए हुए $1 को उस गिलास में थूक देता है। जिसके बाद उस गिलास में टोकुगावा देखते हैं कि जैक हानमा ने उस $1 को अपने दांतों और जबड़ों की ताकत से मोड़ दिया है। जिस पर टोकुगावा कहते हैं, कानो, देखा तुमने, एक शेर भी ऐसा नहीं कर सकता। सो जैक, क्या तुम डोजो में कुछ और भी दिखा सकते हो। जिसके बाद टोकुगावा के डोजो में पहुंचने के बाद जैक उनसे पूछता है, आखिर हम यहाँ क्यों आए हैं। जिस पर टोकुगावा कहते हैं, $1 के सिक्के को पिचकाकर मोड़ना काफी खतरनाक फीट है, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हारी ताकत गोडो को जानने के लिए हमने शेरू को बुलवाया है। खैर इसके बाद टोकुगावा गार्ड कानो अपने खतरनाक पैट शेरू को ले आता है। जिस पर टोकुगावा कहते हैं, शेरू ना तो भालू है ना तो कोई शेर, ये हमारा गार्ड डॉग शेरू है। जैसे कि तुम देख सकते हो, ये कोई आम डॉग नहीं है, ये इस दुनिया की ऐसी ब्रीड का डॉग है जो टाइगर्स को भी मार सकता है। सो जैक हानमा, इसके सामने अब तुम क्या करोगे। जिसके बाद होता यह है, जैक हानमा शेरू की बॉडी को देखते हुए कहता है, मुझे साफ साफ दिख रहा है उसके पूरे शरीर की काउंटलेस ब्लड वेसल्स, मेजर ब्लड वेसल्स और माइनर। जिसका मतलब ये है, इसे मैं जहाँ भी काटूंगा इसका वहीं से खून निकलने लगेगा। अगर मैं आपसे साफ साफ कहूँ तो गॉडो सभी ह्यूमन और जानवरों को वाइटल पॉइंट्स के रूप में देखती है। खैर यहाँ पर होता यह है कि यहाँ पर जैक हानमा उस कुत्ते की सभी ब्लड वेसल्स और वाइटल पॉइंट्स को देख सकता है। जिसके बाद होता यह है कि जैक हानमा शेरू के सामने बिना डरे बैठ जाता है। जिसके बाद टोकुगावा शेरू के पट्टे को खोल देते हैं और जैसे ही शेरू का पट्टा खुलता है वैसे ही शेरू जैक हानमा पर हमला कर देता है। मगर शेरू के इस अटैक को जैक आराम से डॉच कर देता है। जिसके बाद फिर से शेरू जैक पर जब हमला करता है, मगर इस बार जैक शेरू की गर्दन को अपने हाथों से लॉक तो करता ही है, साथ ही वो अपने पैरों से उसके शरीर को भी लॉक कर लेता है। जिसकी वजह से होता यह है, शेरू की डर के मारे टांगे बुरी तरह से कांपने लगती हैं। जिस पर जैक कहता है, मिस्टर टोकुगावा, शेरू की गर्दन की नसें मेरे सामने हैं, क्या मैं उसे काट दूं। जिस पर टोकुगावा डरते हुए कहते हैं, नहीं जैक, बहुत हो गया, मैंने तुम्हारी ताकत देख ली, रहने दो। सो इसके बाद होता यह है कि जैक हानमा शेरू को यहीं पर ऐसे ही छोड़ देता है। जिस पर टोकुगावा कहते हैं, वैसे तो मेरा शेरू टाइगर से ज्यादा ताकतवर है, मगर अब इसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कोई गली का कुत्ता है। जैक, वाकई तुम्हारी गॉडो मार्शल आर्ट काफी खतरनाक है, पर फिर भी मैंने अभी तक तुम्हारी बाइटिंग को नहीं देखा। क्या तुम्हारी बाइटिंग हमारे जायंट शेरू से ज्यादा ताकतवर है। जिस पर जैक कहता है, शायद हमें शेरू को और टॉर्चर नहीं करना चाहिए, आफ्टर ऑल वो है तो एक डॉग ही। खैर इसके बाद हम देखते हैं सुकुने को, जो कि अपनी जीएफ को अपने एक हाथ पर उठाकर मार्केट में घूम रहा होता है, जहां उसकी मुलाकात टोकुगावा के बॉडीगार्ड कानो से होती है। जहां कानोसुमी सुकुने को बताता है कि कल रात उसका मैच जैक हानमा से होने वाला है। खैर यहाँ पर सुकुने को पता चल जाता है कि जैक हानमा उससे लड़ना चाहता है। जिसके बाद आराम से सुकुने फिर से मार्केट में घूमने लगता है। इसके बाद हम पहुंचते हैं एक रेस्टोरेंट में, जहां जैक हानमा रीढ़ की हड्डी को अपने दांतों से काटकर उसके अंदर के बोन मैरो को खा रहा होता है। जिस पर टोकुगावा कहते हैं, मुझे बिलीव नहीं हो रहा, तुम एक जानवर की रीढ़ की हड्डी से बोन मैरो निकाल कर खा रही हो। एक शेर के दांत भी एक रीढ़ की हड्डी को इस तरह से नहीं काट सकते, क्योंकि शेरों के जॉस काफी ज्यादा कमजोर होते हैं। सिर्फ लगड़बग्गा ही रीढ़ की हड्डी से इस तरह से खाता है, क्योंकि उसके जबड़े की पावर काफी ज्यादा होती है। खैर इसके बाद हम जैक हानमा को पूरी रात अपने जबड़े पर लटका हुआ एक पेड़ पर सोते हुए देखते हैं,
जिसके बाद हम ये भी देखते हैं कि जैक हानमा अपने जबड़े से लगभग 400 केजी वेट को लिफ्ट भी करता है और उसे काफी देर तक होल्ड भी करता है। खैर जैक हानमा ऐसी खतरनाक चीजें यहाँ पर करता रहता है जिसे मैंने इस वीडियो में पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। जिस वीडियो में हमने जैक हानमा की फाइट सुकूने से होते हुए भी देखी थी, उस फाइट को मैं यहाँ तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मगर आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। सो जैक हानमा जैसे ही सुकूने से जीतता है, जिसमें जैक ने सुकूने की बहुत बुरी हालत भी कर दी थी, उसके बाद पूरी पब्लिक जैक हानमा के कमबैक के लिए पागल होते हुए कहती है, गॉड डैम जैक, तुम बहुत ताकतवर हो, पागल काटने वाले जैक, यू आर द बेस्ट, यू आर अमेजिंग। इसे कहते हैं असली हानमा ब्लड। यहाँ जैक हानमा अंदर ही अंदर खुश होते हुए सोचता है, मैं ताकतवर होना चाहता था, मैं चाहता था सभी लोग मुझे ताकतवर देखें, वो लोग सोचे मैं इनक्रेडिबल हूँ, और अब मुझे लगता है मेरे अंदर की जलती हुई आग सफल हो रही है। सम्मान, पैशन, इज्जत, स्वाभिमान, डर, ये सभी चीजें अब मेरे पास हैं। मैं जो भी चाहता था, जो मुझे चाहिए था, वो सब यही है। खैर जैक हानमा ये सब सोचते हुए ऊपर देख रहा होता है। तभी टोकुगावा जैक से कहते हैं, जैक हानमा, तुम हमेशा से वंडरफुल थे, तुमने इस मैच को जीतकर साबित कर दिया। जिस पर जैक हानमा टोकुगावा से कहता है, मिस्टर टोकुगावा, मैंने काफी प्रशंसा सुन ली, अब सेलिब्रेट करने का टाइम खत्म हो चुका है। जिसके बाद जैक अरीना में खड़े हुए बाकी को देखते हुए कहता है, बाकी मैं यहाँ हूँ। जिसे सुनते ही बाकी हानमा भी ऊपर से कूद जाता है, जिस पर पूरी पब्लिक भी हैरान हो जाती है। जिसके बाद धुएं में से निकलते हुए बाकी जैक के सामने आकर कहता है, जैक, क्या मुझे भी तुम काटना चाहते हो? जिस पर जैक कहता है, बाकी तुम्हें सिर्फ मैं काटूंगा ही नहीं, मैं तो तुम्हें जिंदा चबा जाऊंगा। जिस पर बाकी कहता है, जैक, लगता है तुम मजाक नहीं कर रहे, मिस्टर टोकुगावा, हमारा एक मैच अरेंज करा दो। जिस पर टोकुगावा कहते हैं, ठीक है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मगर बाकी तुम्हारा क्या कहना है? जिस पर बाकी भी कहता है, वेल टोकुगावा, मैं रेडी हूँ हर टाइम, कहीं भी। वेल यहाँ तो मैं मना कर ही नहीं सकता। जिस पर जैक कहता है, मुंह बनाना बंद करो, वैसे तुम्हारा नीचे आना जरूरी नहीं था, मगर मोटोबे इजाओ, थैंक्स, तुम्हारी वजह से मेरी काटने की टेक्निक गॉडो इन्वेंट हुई है, इसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए तुम्हें सिर्फ काट सकता हूँ। मिस्टर गाया, द फाइनल एवोल्यूशन ऑफ क्लोज कॉम्बैट तुम्हारी मिलिट्री कॉम्बैट में नहीं है, मगर मैमल्स का अल्टीमेट वेपन होता है हमारे दांत, जो कि नेचुरल क्लोज कॉम्बैट के लिए बने हैं। ओ डोपोरोची कराटे वाले, तुम्हारी टेक्निक 1v1 लड़ाई से लेकर ग्रुप और हथियारों का सामना कर सकती है, लेकिन क्या कराटे मेरी बाइटिंग को झेल सकती है? जैक, लगता है मुझे तुम्हारे दांत अपने बेटे कात्सुमी में लगाने पड़ेंगे। ओ कात्सुमी ओरोची, तुम्हारे कराटे भी मैं देखना चाहता हूँ। शिबुकावा सेंसी, पिछली बार मैंने आपके पैर के टेंडन को खाया था, लेकिन अब की बार मैं तुम्हें पूरा कच्चा चबा जाऊंगा। मैं वो सब करूंगा जो मुझे करना चाहिए। आप लोग मुझसे सुंदरता से जीतना चाहते हो, आराम से, भव्यता के साथ, शानदार ढंग से, मगर यही आपकी प्रॉब्लम और कमजोरी है। लेकिन मैं तुम्हें दिखाऊंगा काटने के पागलपन से कैसे जीता जाता है, इतना पागलपन जितना वो खुद भी नहीं गए होंगे। खैर इसके बाद हम युजुरो हानमा की डार्क शैडो भी देखते हैं। इसका मतलब ये है कि जैक हानमा युजुरो हानमा को भी चैलेंज कर रहा है। खैर इसके बाद हम पहुंचते हैं मोटोबे के डोजो में, जहां मोटोबे कियोसोमी, काटो और गाया की प्रैक्टिस करा रहे होते हैं। सो जैसे ही गाया और काटो का प्रैक्टिस मैच शुरू होता है, वैसे ही काटो अपने किक से गाया पर हमला कर देता है, मगर गाया इस अटैक को तो डॉज कर देता है, लेकिन उसके सर का रुमाल निकल जाता है। जिसके बाद जैसे ही काटो फिर से अपनी किक से गाया पर अटैक करता है, इस बार गाया अपनी कोहनी से उसकी किक को ब्लॉक कर देता है, जिसके तुरंत बाद अपने हाथ से गाया उसकी आंखों को छूता है, और जैसे ही काटो की आंखें बंद होती हैं, वैसे ही गाया एक जबरदस्त हेडबट से उसके फेस पर हिट कर देता है, जिसकी वजह से काटो के चेहरे से खून भी निकलने लगता है। मगर इतने में गाया को रियलाइज होता है कि जब उसने काटो पर हेडबट से हमला किया था, तब उसकी बॉल्स पर काटो का एक अटैक भी कनेक्ट हो गया था, जिसकी वजह से गाया की बॉल्स में यहाँ पर दर्द भी होने लगता है। जिस पर काटो मुस्कुराते हुए गाया से कहता है, रिलैक्स हो जाओ, मैंने तुम्हारी बॉल्स को क्रश नहीं किया। खैर इसके बाद ये तीनों एक आदमी की बात करने लगते हैं, जहाँ मोटोबे सेंसे गाया और काटो से कहते हैं, वो आदमी अपने घर के कपड़ों में गले में एक तौलिया बांधकर घूम रहा है,
उसने खुद को रियल कॉम्बैट के लिए डेडिकेट कर दिया है। जिस पर काटो कहता है, मैंने सुना है वो आदमी कहीं भी सो जाता है और सोते हुए भी वो ट्रेनिंग कर रहा होता है। क्या आपको लगता है उसे वार्म अप की जरूरत नहीं होती होगी? जिस पर मोटोबे कहते हैं, शायद नहीं, ये बात है रियल कॉम्बैट के बारे में। मोटोबे सेंसे, रियल कॉम्बैट का मतलब आपके डोजो से तो नहीं है? जिस पर मोटोबे कहते हैं, नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि आप जितना रियल कॉम्बैट में जाते हो, फिर चाहे मार्शल आर्ट्स हो या फिर कोई और टेक्निक, इन सभी का कोई मतलब नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मार्शल आर्ट्स की दुनिया में अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं, मगर इसका कोई भी मतलब नहीं होता। आपके अंदर टेक्निक, ताकत, एफिशिएंसी का होना इम्पोर्टेंट है, बाकी कैरेक्टर बिल्डिंग सेकेंडरी होता है, और उसी तरह से आपके कपड़े भी सेकेंडरी होते हैं। जिस पर गाया कहता है, ये सच है, मगर मार्शल आर्ट स्पेशली पब्लिक को एक्सरसाइज करने का मौका देती है। ये भी एक मार्शल आर्ट्स का रास्ता हो सकता है, जैसे जोडो, आकिडो और केंडो। जिस पर मोटोबे कहते हैं, अगर तुम्हें अपना कैरेक्टर डेवलपमेंट ही करना है तो तुम्हें जान से मारने को सीखने की जरूरत नहीं है। आप कहीं शांति में बैठकर मेडिटेट और योगा भी कर सकते हैं। इससे आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट काफी अच्छा हो सकता है। रियल कॉम्बैट में माहिर होने का आपके कैरेक्टर डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। क्या लोगों को नुकसान पहुंचाने से आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है? बुलशिट। जिस पर काटो कहता है, काश कि ये बात डायरेक्टर डोपो भी सुनते तो मजा ही आ जाता। जिस पर मोटोबे कहते हैं, सुनो, शिबुकावा, डोपोरोची, ये दोनों टाइटन भी हमें रियल कॉम्बैट के लिए कोई भी रास्ता नहीं दिखाते। जिस पर गाया कहते हैं, इस तरह से आप भी हमें रियल कॉम्बैट के बारे में नहीं सिखाते। जिस पर मोटोबे कहते हैं, मैं बात कर रहा हूँ रियल कॉम्बैट की। जब बात आती है ताकत की भूख की, बाकी हानमा, ओगर, इन दोनों को भी ताकत की उतनी भूख नहीं है जितनी इस बंदे को है। मगर जिस आदमी की मैं बात कर रहा हूँ उसकी ताकत की भूख कहीं ज्यादा है। बहुत हुआ, मैं बात कर रहा हूँ जैक हानमा की, जिसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत की भूख है। इसके बाद हम देखते हैं जैक हानमा को, जो कि कड़ी ट्रेनिंग कर रहा होता है, जिसमें जैक ने एक गाड़ी के टायर को अपने जबड़े की ताकत से नीचे से ऊपर तक खींच रखा होता है, जो कि ऐसा करना कोई आम बात नहीं है। जिसके बाद होता यह है, जैक हानमा अपने कैलिस्थेनिक ट्रेनिंग भी करने लगता है, जिसमें वो अपने 2 हाथों पर पूरे शरीर को होल्ड करते हुए, जहां उसके बिस्किट जैसे खतरनाक एब्स और मसल्स चमक रही होती हैं। और तभी इस पोजीशन में जैक एक बैक फ्लिप भी मार देता है। जिसके बाद जैक हानमा अपने बैग से निकालता है नेगी मेडिकल से ली हुई दवाइयाँ, सप्लीमेंट, स्टेरॉइड और जो भी चीज जैक हानमा खाता है। जिन दवाइयों और सप्लीमेंट को जैक हानमा सटासट मीठी गोलियों की तरह चबाकर खाने लगता है। जिसके बाद जैक हानमा गुड़क गुड़क एक बोतल से पानी पीकर 3 शीशियां लिक्विड की भी ले लेता है, और फिर जैक हानमा चला जाता है जंगल में अपने जबड़े पर लटक कर सोने के लिए। खैर, इसके बाद फिर से हम पहुंचते हैं मोटोबे के पास, जहां वो कहते हैं, दिखावे के मामले में सभी की सभी मार्शल आर्ट्स काफी हद तक सेम होती हैं, रियल कॉम्बैट से काफी दूर। वो जो हमें सिखाते हैं उसे एस्थेटिक और कम्प्लीटली अनरियलिस्टिक कह सकते हैं, जिसमें फैंसी मूव्स पाई जाती हैं। अगर बात करें गॉडो द वे ऑफ फाइटिंग की, इससे मुझे किड़किड़ाहट होने लगती है। अगर कराटे को देखें तो इसकी टेक्निक गिव अप करने को उकसाती है। ब्राजीलियन जुजुत्सु का मतलब एक चोक होल्ड से होता है, लेकिन जैक हानमा का सिर्फ एक ही गोल है, अपने दांतों को आप में घुसाना। हमें लगता है काटना एक कमजोरी है, मगर शेर के लिए उसका ये वेपन होता है, और इसी बात को जैक सभी के सामने डिक्लेयर कर चुका है, वो भी बिना किसी बेइज्जती के डर के। जिस पर काटो यहाँ पर कहता है, उससे फर्क नहीं पड़ता ये कैसा होगा, मगर इससे उसे काफी ज्यादा एडवांटेज भी होगा। जिस पर मोटोबे कहते हैं, कात्सुमी, शिबुकावा, डोपोरोची, युजुरो हानमा, वेल बाकी हानमा भी जैक हानमा का भाई होने के बाद एक चीज देखेगा। जिस पर बात काटते हुए गाया मोटोबे से कहता है, क्या आप जैक को इन सभी के ऊपर तो नहीं समझ रहे? जिस पर मोटोबे कहते हैं, गाया पहले बात पूरी सुन लो, ये सभी फाइटर कुछ ऐसा डिस्कवर करने वाले हैं जिसे ये काफी कमजोर समझते हैं, और ये है एक ऐसा खतरनाक वेपन जिसे जैक हानमा अच्छे से यूज कर सकता है। और बात रही तुम दोनों की, तो तुम्हारे लड़ने के इंटेंशन में प्योरिटी नहीं है, और बात करें प्योरिटी की, तो इस मामले में इस दुनिया में जैक हानमा को कोई भी ओवरटेक नहीं कर सकता। जिस पर गाया कहता है, आपने कहा इस दुनिया का, मगर पिकल का क्या होगा? जिस पर मोटोबे कहते हैं, ओ पिकल, वेल वो इंसानियत का पार्ट है, मगर वो एक स्पेशल केस है।
खैर एंडिंग में हम पिकल के रेफरेंस को देखते हैं, जिसका मतलब ये है कि जैकानमा की फ्यूचर में पिकल से फाइट होने वाली है। और यहीं पर बाकीडो मांगा का एंड हो जाता है, क्योंकि ये वीडियो हमने बाकी रहन मांगा की शुरुआत करने के लिए बनाई थी। वेल बाकीडो के अभी भी कुछ पार्ट्स रह गए हैं जिन्हें मैं बाद में एक्सप्लेन करता रहूंगा, लेकिन बात यह है कि अब हम शांति से बाकी रहन को स्टार्ट कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि आपको बाकी रहन का कंटेंट अब मिलने वाला है। सो अब मिलते हैं बाकी रहन मांगा के पार्ट 1 में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।